एक शाम मैं सीडी पर अपनी मनपसंद फिल्म बंदिनी देख रही थी कि अपने सामने के खाली पड़े 2 मंजिले मकान के सामने ट्रक रुकने और कुछ देर बाद अपने दरवाजे पर दस्तक पड़ते ही समझ गई कि अब मैं फिल्म पूरी नहीं देख पाऊंगी। खिन्नता पूर्वक मैंने दरवाजा खोला तो सामने ट्रक ड्राइवर को खड़े पाया। वह कह रहा था, सामने जब रस्तोगी साहब आ जाएं, तो उन्हें कह दीजिएगा मैं कल आकर किराया ले जाऊंगा। मैं कुछ कहती इससे पहले वह चला गया। मैं बालकनी में ही कुर्सी डालकर बैठ गई। शाम को सामने वाले घर पर ऑटो रिक्शा रुकते देख मैं समझ गई कि वे लोग पहुंच गए हैं। घंटे भर में नमकीन पूरी और आलू मटर की सब्जी बनाकर टिफिन में पैक करके मैं अपने नौकर के साथ सामने वाले घर पहुंची। काल बैल बजाने पर 5 साल की बच्ची ने दरवाजा खोला। तब तक रस्तोगी जी अपनी पत्नी सहित वहीं आ पहुँचे। मैंने बताया कि मैं सामने के मकान में रहती हूँ। मिसेज रस्तोगी ने नमस्कार किया और बताया कि उनका मेरठ से दिल्ली स्थानांतरण हुआ है, सफर से थकी हुई हैं, घर भी व्यवस्थित करना है और बच्चे भूखे हैं। अभी तुरंत तो गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? मैंने कहा, घबराए नहीं, मैं घर से खाना बनाकर लाई हूँ, नहा धोकर खाना वगैरह खा लीजिए। वैसे मेरे घर में एक अतिरिक्त सिलेंडर है, फिलहाल उससे काम चला लीजिए, बाद में कनेक्शन मिलने पर वापस कर दीजिएगा। इस तरह मेरा परिचय रस्तोगी परिवार से हुआ। उन्होंने अपने 3 बच्चों का नाम पास के मिशनरी स्कूल में लिखवा दिया था। धीरे धीरे वे नए माहौल में एडजस्ट हो गए। मेरे 4 बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते थे। बेटी पारुल ने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, प्रिया एमकॉम कर रही थी, पीयूष MBA और अनुराग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था। इस तरह सभी व्यस्त थे। कभी कभार मैं सामने रस्तोगी जी के घर उनकी पत्नी से गपशप करने पहुंच जाती, कभी वह मेरे घर आ जाती। 27 वर्षीय अमृता बहुत जिंदा दिल औरत थी, हमेशा हंसती और हंसाती रहती। मैंने घर में ही बाहर के कमरे में ब्यूटी पार्लर खोल रखा था। अमृता पार्लर के कामों में मेरी मदद भी कर देती थी। इधर 3-4 दिनों से वो मेरे घर नहीं आ रही थी, तो मैं उसके घर पहुंच गई। कालबेल बजाने पर एक अपरिचित चेहरे ने दरवाजा खोला। मैं अंदर गई, तभी किचन से ही अमृता ने आवाज लगाकर मुझे वहीं बुला लिया। मैं किचन में गई। अमृता आलू गोभी के पकौड़े तल रही थी। उसी ने बताया कि उसकी छोटी बहन रति का दाखिला उन लोगों ने यहीं कराने का फैसला किया है। कॉलेज के हॉस्टल में रहने के बजाय वो उनके साथ ही रहेगी। अमृता का अब पार्लर या मेरे घर आना बहुत कम हो गया था। अब वह बहन, बच्चों और पति की खातिरदारी में ही लगी रहती। कभी घर आती भी तो अपनी बहन रति को फेशियल या हेयर कटिंग कराने मैं उससे कहती, अमृता कभी अपनी तरफ भी ध्यान दिया करो। अपने हंसोर अंदाज में वह कहती, मुझे कौन सा किसी को दिखाना है, रति को कॉलेज जाना पड़ता है, इसे ही ब्यूटी ट्रीटमेंट दीजिए। रति नाम के ही अनुरूप खूबसूरत थी, गोरी, लंबी, सुराहीदार गर्दन और छरहरा बदन। उसके जिस्म पर पोशाकें भी बहुत फबती थीं। दिन बीतते गए, मैं अपने घर और पार्लर में व्यस्त थी। अमृता का आना बिल्कुल खत्म हो गया था। एक दिन मैं पारुल के साथ शॉपिंग के लिए निकली हुई थी कि मार्केट से सटे गायनोकोलॉजिस्ट के क्लिनिक की सीढ़ियों से उतरते अमृता को देखा। शुरू में तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाई। तभी गदराए जिस्म वाली अमृता सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आ रही थी। जब तक मैं उस तक पहुंचती, उसकी टैक्सी दूर निकल गई थी। शाम को मैंने उसके घर जाने का निश्चय किया। मैं उसके घर गई तो मुझे देखकर उसे प्रसन्नता नहीं हुई। वह दरवाजे पर ही खड़ी रही तो मैंने ही कहा, क्या अंदर नहीं बुलाओगी? हिचकते हुए वह दरवाजे से हट गई। मैं अंदर घुसी ही थी कि रस्तोगी और रति की सम्मिलित हंसी गूंज उठी। अमृता लगभग खींचते हुए
मुझे अपने कमरे में ले आई। मैंने ही शुरुआत की। सच सच बताना अमृता, क्या बात है? जोर देने पर जैसे रुका हुआ बांध टूट पड़ा। उसने कहा, दीदी आपने सही कहा था, मुझे खुद पर भी ध्यान देना चाहिए था। मैंने कभी जिस बात की कल्पना भी नहीं की थी वो हुआ। रति और विजय में नाजायज संबंध है। मैं जब रति को वापस भेजने की बात करती हूँ तो रति तो कुछ नहीं कहती, पर विजय मुझे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से प्रताड़ित करते हैं। कहते हैं रति नहीं जाएगी, तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ। रति प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहती, पर अकेले में मुझे घर से बाहर निकालने की जिद विजय से करती है। मैं सुनकर स्तब्ध रह गई। मैं तो डॉक्टर के पास भी गई थी। घर में ये स्थिति है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं इससे छुटकारा चाहती थी, पर डॉक्टर ने कहा तुम बहुत कमजोर हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई हो? उसने कहा सब समय की मार है। 6 महीने बीत गए। एक रात 12 बजे विजय रस्तोगी हौंफता हुआ मेरे घर आया। उसने बताया अमृता को ब्लीडिंग हो रही है, वह तड़प रही है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है, प्लीज अपनी गाड़ी दीजिएगा। ये सुनते ही हम आनन फानन उसे गाड़ी पर लादकर साथ ही अस्पताल पहुँचे। तुरंत उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। सिजेरियन द्वारा उसने एक पुत्र को जन्म दिया। 4 घंटे बाद वह होश में आई तो उसने सिर्फ मुझसे मिलना चाहा। नर्स ने सबको बाहर रोक दिया। मैं जब अंदर पहुंची तो उसने अटकते हुए कुछ कहना चाहा और इशारे से अपने पास बुलाया। मैं पहुंची तो बगल ही में फलों के पास रखी हुई अत्याधुनिक टार्च को उठाने को कहा। उसने इशारे से फोटो खींचने की बात जैसे ही कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मैंने उस टार्च को अपने बैग में रख लिया। सभी लोग रोने लगे। रति रोते हुए कह रही थी, दीदी का पैर फिसलना उनके लिए काल हो गया, काश उनका पैर न फिसला होता। अमृता के घर मातमी माहौल था। क्रियाकर्म से निबटने के बाद मैं घर में बैठी आया हुआ ईमेल चेक कर रही थी। उसमें मुझे अमृता का मेल मिला, जिसमें मुझे पता चला कि हादसे वाले दिन उसने सेल्समैन से सिस्टमेटिक टार्च कम वीडियो कैमरा खरीदा था, जो देखने साधारण टार्च लगता था, परंतु वह वीडियोग्राफी और रोशनी दोनों का काम करता था। वह मुझसे मिल तो नहीं सकती थी, इसलिए मुझे मेल किया था। मैंने उसकी टार्च को उलट पुलट कर देखा तो उसमें मुझे एक कैसेट मिला। मैंने उसे सीडी में लगाया। ऑन करने पर मैं ये देखकर दंग रह गई कि उसमें विजय रस्तोगी और रति लात घूंसों से अमृता की पिटाई कर रहे थे। रस्तोगी की लात जोर से पेट पर पड़ने से अमृता छटपटाती हुई फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। पूरा फर्श खून से लाल होने लगा था। महंगी टार्च की असलियत जाने बगैर दोनों ने अमृता को फिजूल खर्ची के लिए पिटाई की थी। मैंने तुरंत हरिया को भेजकर अमृता के मम्मी पापा को अपने घर बुलाकर उन्हें कैसेट दिखलाया, जिसे देखकर उन्होंने सिर पीट लिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि रति ऐसा घृणित कार्य कर सकती है, परंतु आंखों देखी को झुठलाया नहीं जा सकता था। रति और विजय से पूछने पर दोनों बिफर पड़े। तब अमृता के पापा ने उन्हें सीडी ऑन कर उनकी करतूतों का कच्चा चिट्ठा उन्हें दिखा दिया। शर्म, ग्लानि और क्षोभ से रति ने कीटनाशक पी लिया। अस्पताल ले जाने के क्रम में ही रति की मौत हो गई। अमृता के माता पिता ने तुरंत विजय के नाम केस फाइल किया और सबूत के तौर पर सीडी को पेश किया गया, जिसके आधार पर अमृता की हत्या के जुर्म में विजय रस्तोगी को जेल की सजा हो गई। बच्चों को नाना नानी अपने साथ ले गए। मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई कि अमृता को तड़पा तड़पा कर मारने वाले भी अपने अंजाम को पहुंच गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।